कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब संगणक। संगणक। और अगर पूछे व्हाट इज कंप्यूटर तब संगणक क्या है बताओ। इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इससे आगे कैलकुलेटर भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या कैलकुलेटर कंप्यूटर एक चीज है? नहीं, दोनों अंतर है। देखो पढ़ो, खोलो किताब, देखो क्या है कंप्यूटर, बताओ जरा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और साथ में which can do various kind of tasks with calculation, जो बहुत तरह के काम को कर सकता है कैलकुलेशन के साथ, है ना। लाइक पिक्चर एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और मेकिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ये है ना, जानते हो ये चीज? नहीं, कंप्यूटर ऐसा है जो कि सारा काम आपका आसान करता है। आजकल के दुनिया में एआई आया है। एआई समझते हो? सुना है कभी? क्या एआई आया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, समझ में आता है? मानव द्वारा निर्मित किया गया इंटेलिजेंस यानी बुद्धि क्षमता, बनाया हुआ मानव निर्मित बुद्धि क्षमता। रोबोट का नाम आप लोग सुने हो? रोबोट आपके सारे काम को देखकर, सुनकर, समझकर फिर कार्य करता है। तो वो कैसे आया? एआई के काम से। मोबाइल आपका जो है वो सब एआई पर बेस्ड है। आप हाथ में आज स्मार्ट वॉच पहनते हैं, एआई पर बेस्ड है। आपके हृदय के धड़कन को, सब कुछ को मॉनिटाइज करता है। सब कुछ क्या करता है? वो रखता है अपने पास उसका सब कुछ का ब्यौरा। आपका शुगर कितना है, बीपी क्या है, सब कुछ बताए। आप कितने कदम चले हैं, वो एआई है। इवन तुम अपना हाथ 10 बार ऐसे हिला दोगे तब बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा हो जाएगा कंफ्यूज। हाथ खड़ा करके आदमी हिलाते रहे तो वो चलता रहेगा? नहीं, तुम्हारी दूरी को भी वो देखता है। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग चलते हैं तो जगह परिवर्तित होता है, जगह बदलता है ना, उस चीज को भी वो देखता है। तो एआई का काम क्या है, जो क्षमता हमारे पास है सोचने की, इससे बढ़ी हुई क्षमता एआई के पास। कंप्यूटर हमसे ज्यादा सोच सकता है, हमसे अच्छा काम कर सकता है, करता है। लेकिन कंप्यूटर बनाया कौन? कौन? वाह, अब आया ना। सबसे पहला कंप्यूटर जो आता है वो आता है एबेकस। सबसे पहला अगर सुनते हैं तो आता है क्या? एबेकस। नाम देखे हैं? है आपके बुक में एबेकस के बारे में कुछ? बुक में नहीं है, 5th क्लास में, 4th क्लास में देखे होंगे अगर देखे होंगे। एबेकस सबसे पहले 5000 ईस्वी के आसपास, आज से 5000 ईस्वी पहले कहो, 6000 ईस्वी पहले कहो, उस समय चाइनीज के द्वारा इन्वेंशन हुआ था एबेकस का। किसके द्वारा? चाइनीज के द्वारा। उसके बाद आया नेपियर स्पून। नेपियर स्पून में क्या हुआ था, मैकेनिकल चीज था, हड्डी से काम करता था, हड्डी का बना हुआ मशीन था एक्चुअल में। उसमें काम कैलकुलेटिंग का किया जाता था। पहले कैलकुलेशन से शुरुआत हुई थी, पहले और कोई काम नहीं हो पाता था, सिर्फ गणना करना था। गिनती गिनेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, गुना करेगा, यही सब काम था। नेपियर स्पून आया, जैकवार्ड लूम आया, फिर पास्कल आया था। उसके बाद आपका आया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जब आया तब आता है चार्ल्स बेबेज का नाम। सही रूप से पहला कंप्यूटर डिफरेंस इंजन को कहा गया था। क्यों? क्योंकि उसके पास कैलकुलेशन का वेरिएशन था, मतलब बहुत तरह का कैलकुलेशन वो अपने में कर सकता था। ठीक है। डिफरेंस इंजन के बाद आया था एनालिटिकल इंजन। उसी में कुछ और इजाफा करके चार्ल्स बेबेज ने फिर बनाया एनालिटिकल इंजन। इसलिए कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है। पिता कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। आप लोग में क्या है कि कंप्यूटर और उसके लैंग्वेज के बारे में दिया गया है, कंप्यूटर और उसकी भाषा, पहला चैप्टर है। अगर सबके पास किताब है तो खोल के देखिएगा किताब को। तो इसमें क्या है कि कंप्यूटर और उसकी भाषा पढ़े हैं या नहीं पढ़े? पढ़े। तो कोई बता सकते हैं क्या क्या होता है कंप्यूटर का भाषा? व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? कोई भी एनीवन पढ़ के भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं।
जैसे हम लोग अपने संवाद को एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए भाषा है ना। हम लोग पढ़े होंगे भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर, सुनकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यही होता है। और दूसरे के भावों को सुनकर समझते हैं, बोलकर और प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों को सुनकर समझते हैं। कहना क्या चाह रहा है ना, वो उसकी मंशा क्या है, मारेगा क्या, पता है ना। बोलता है मुझसे हम पीटेंगे, तो अगर हमको हिंदी समझ में ही नहीं आती है तो क्या समझेगा, पीटेगा क्या करेगा। जो तमिल समझने वाला है, तेलुगु समझने वाला है, उसको हिंदी में बोलेगा कि हम तुमको पीटेंगे, तो समझ में नहीं आएगा। इवन वो जो तेलुगु में बोलेगा हम नहीं समझेंगे। तो भाषा मन के भाव और विचार को प्रकट करने का साधन है, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे मन के भाव और विचार अगला तभी समझ सकता है जब उसको भी ये भाषा आती है। पहली बात, कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो ऐसा लैंग्वेज है जो हर किसी के समझ में नहीं आता है। पहला, वो कंप्यूटर के लिए बना, जाति विशेष के लिए। मानव अपने के लिए अब अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले मानव अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए। तो कंप्यूटर के लिए एक विशेष प्रकार का भाषा बनाने की जरूरत थी, तो वहां पे काम आया प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर ने क्या किया, उसके लिए एक नया भाषा बनाया जिसको सिस्टम लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, नया भाषा बनाया तो सबसे पहला क्या हुआ, कंप्यूटर में इंटरप्रेटर का काम आता था। हम जो भाषा बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, उसको इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता था। एक्चुअली वो क्या था, ट्रांसलेटर था। क्या था, ट्रांसलेटर का काम समझते हैं, ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना, बदलना, है ना। हम जो बोल रहे हैं, अगर हम अंग्रेजी में बोल रहे होते एक तो बगल में हमको ट्रांसलेटर खड़ा करना पड़ता। अगर कोई अंग्रेज लाके आपके यहाँ खड़ा कर दे तो एक बगल में ट्रांसलेटर देना होगा ना, ताकि वो क्या बोल रहा है वो आपको समझा सके। ट्रांसलेटर हिंदी में फिर आपको समझाएगा, इंग्लिश में बोलेगा या फ्रेंच में बोलेगा, कोई चाइनीज में बोलेगा, तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर होना चाहिए जो कि उसकी भाषा को समझकर आपको समझाए। तो कंप्यूटर में वो काम इंटरप्रेटर करता है। ठीक है, प्रोग्रामर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखता है, उसको लिखने के बाद इंटरप्रेटर के पास वो चीज जाता है और उसको क्या करता है, इंटरप्रेटर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदल देता है। और उसके बाद क्या होता है, वो कंप्यूटर उसको समझता है कि आपने क्या कहा उसको। फिर वहां से क्या होता है, कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन का फॉलोबैक देता है, फिर इंटरप्रेटर उसको फिर चेंज करता है आपके लैंग्वेज के लिए। ठीक है, फिर आपके लिए वो आता है। तो पहला आया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया। आज जो है हमारे पास ऐसे करते करते थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे अभी काम चल रहा है। ठीक है, आपने शुरुआत किया है सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर क्या चीज है, आपके यहाँ परम है। भारत में, भारत का सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है, परम। नाम सुने हैं? नहीं? अच्छा, तो भारत में रहते का है, परम है भारत का सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, उसका सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है, बड़े बड़े कैलकुलेशन को यूं सॉल्व करना। ठीक है, यूं समझते हो, चुटकी बजाने का मतलब क्या, तुरंत। आप जब तक मैं सोच रहे हैं तब तक उसका काम कंप्लीट। सुपर कंप्यूटर का काम यही होता है, क्योंकि जितने भी सैटेलाइट बनते हैं या फिर हमारे यहाँ से जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, तो सारे में कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो सारे कंप्यूटर, सारे कैलकुलेशन को करने के लिए अगर मानव को लगाया जाए तो जो कैलकुलेशन 10 साल में होना है उसको 10 दिन में करके रखेगा सुपर कंप्यूटर। इसलिए उसको बनाया गया है ना। क्योंकि हमको सॉल्व करने, एक मैथ का इक्वेशन हम सिंपल लेते हैं तो उसको सॉल्व करने में एक पेज में लगता है 10 मिनट, तो उस हिसाब से सोच लो कि वैसा वैसा कई लाख कैलकुलेशन होता है। उतने लाख कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए उतना आदमी भी चाहिए, उतना समय भी चाहिए। तो उतना समय अगर लगाएगा तो एक रॉकेट जिसको बनने में 3 साल लगते हैं या सैटेलाइट को बनने में 3 साल लगते हैं, सुपर कंप्यूटर की मदद लेने के बाद सोचो वो 300 साल में बनेगा। सिंपल यही ना है। तो इसलिए सुपर कंप्यूटर का मदद लिया जाता है बड़े बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करने। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 1 और 5 आपस में इक्वल होगा। उसके बाद अब इस वाले में देखो लिखा है ना, जो बड़े बड़े सब देखो, तुम्हारे फोटो भी दिया है। पृथ्वी का जितना काम है उपग्रह को चलाना, संचालित करना, वो सब काम सुपर कंप्यूटर के थ्रू होता है। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम क्या होता है, बड़े बड़े डाटा रिकॉर्ड्स को रखना। ठीक है, जितने बड़े बड़े डाटा रिकॉर्ड्स हैं उसको रखना मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम होता है।
जैसे कि और दूसरी बात क्या है कि इसमें एक साथ कई लाख यूजर जुड़ सकते हैं, सैकड़ों हजारों यूजर जुड़ सकते हैं। जैसे हम इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, इंटरनेट चलाए हो कभी? हाँ, चलाते हो इंटरनेट? सबको जानते हो इंटरनेट के बारे में? उसमें क्या होता है कि जहाँ से वो सारा डेटा एनालाइज होता है, हम जहाँ से जैसे गूगल में कुछ भी चीज लिखते हो ना, तो गूगल तुरंत उसका आंसर सामने में देता है, ठीक है। उसका आंसर कहीं ना कहीं सेव होगा तब तो आता है। आपके मोबाइल में जो फोटो है वही ना दिखेगा, नहीं है तो कहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, गूगल के पास बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए होते हैं जिसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने का कैपेसिटी है, ठीक है। उसके पास हर प्रकार के क्वेश्चन का जवाब है, कुछ भी पूछ लो। भंडारक के बारे में पूछोगे तो उसके पास उसका भी जवाब है, तो इसका मतलब है उसका जवाब उसमें सेव किया गया होगा तब तो वो दे रहा है। तो इतना कुछ, यानी पूरे विश्व का सारे जवाब को एक जगह सेव करने के लिए बड़ा सा स्टोरेज चाहिए। मेरा फोन जो है उसमें छोटा सा स्टोरेज होता है, और उसमें क्या होता है पता चलता है 500-600 फोटो खींचे भर गया, पता है ना। कुछ व्हाट्सएप का वीडियो आया है, कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ आके एक टाइम ऐसा आता है जब फोन कहता है कि मेमोरी खत्म हो चुका है, अब फिर से इसको साफ कीजिए, नहीं तो नया मेमोरी कार्ड डालिए, तब हम आगे काम करेंगे, होता है ना। तो ये चीज सोचो कि दुनिया भर का जितना फोटो है, जितना तरह का भंडारक का फोटो भी खोजोगे तो नेट पे मिलेगा, तुमको मिलेगा। भंडारक स्टेशन से लेकर तुम्हारा सूर्य मंदिर तक है या नहीं, मिलता है ना। तो वो सब फोटो तो जगह छिपता होगा ना कहीं ना कहीं। तो सोचो कितना बड़ा कंप्यूटर होगा जिसमें सारे डेटा संकलित होते होंगे, सबको रखा जाता होगा, वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। सारे डेटा का स्टोरेज रखने का काम होता है, इसके पास बहुत सारा अमाउंट में होता है डेटा, और लार्ज सेट होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, मतलब खर्चीला, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। कितना लोग एक साथ उस पर काम कर रहा है एक कंप्यूटर पे। अगर अभी जो तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर पता नहीं एक आदमी चला पाता है कि नहीं, अभी पता नहीं, लेकिन उस पर अगर 2-3 आदमी एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो कंप्यूटर का दिमाग खराब हो जाए, चल ही नहीं पाए। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में तो हम लोग कितने लाखों करोड़ों आदमी जुड़े रहते हैं हमेशा। अभी हम लोग शांति से बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंटरनेट में घुसे पड़े होंगे, होगा ना, मोबाइल में घुसा हुआ है, ये सर्च कर रहा है, वो सर्च कर रहा है, घर चला रहा है, उधर चला रहा है। 120 करोड़ की आबादी सिर्फ भारत में, 125 करोड़ की आबादी है ना। 125 करोड़ में कम से कम कैसे भी तो 40 से 45 करोड़ आदमी कंटिन्यू मोबाइल चलाता होगा। उतने आदमी को संभालने के लिए जो एक कंप्यूटर है वो सोचो कितना बड़ा होगा और कितने पावरफुल होगा, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, ठीक। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होता है छोटा सा कंप्यूटर, आपके हाथ में, आपके पॉकेट में मोबाइल चल रहा है, टैबलेट, समझ रहे हो। ये सब पाम टॉप जो ऐसे छोटा सा आता है, पाम मतलब हथेली होता है इसको रखने वाला पाम टॉप, ये सब मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। देखे ही होंगे सब लोग मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो, उससे भी छोटे में आ जाओ, मिनी कंप्यूटर से और छोटे पे आता है माइक्रो। जितना छोटा छोटा जाते जाओ वो क्या होता जाएगा, उसका नाम बदलता जाता है, ठीक। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, उसके बाद आया मिनी, उसके बाद आया माइक्रो, और नीचे आते हैं तो मोबाइल आ जाता है। उसके बाद कंसोल गेम है, कंसोल गेम जानते हो, कंसोल गेम देखा है, जॉयस्टिक के सहारे जो खेला जाए। जैसे आपके यहाँ पहले CD DVD किसी के यहाँ होगा, CD या DVD देखा है, प्लेयर जिसमें कैसे डालते थे और चलता था मूवी गाना, ये सब। वैसे ही पहले एक सेटअप बॉक्स जैसा आजकल आता है, उतना बड़ा ही गेम, वीडियो गेम खेलने के लिए स्पेशल सेटअप बॉक्स आता था, उसका वीडियो गेम का कैसेट लगता था, ठीक है, उसके थ्रू फिर वीडियो गेम खेला जाता था। फिल्म सब में देखा होगा, ऐसे हाथ में पकड़ के उससे फिर खेलता है, वो कंसोल है जो हाथ में पकड़ा है, ठीक है। और जॉयस्टिक आता है ऐसे पकड़ के ऐसे चारों तरफ चलाने के लिए, वो जॉयस्टिक होता है, उसके ऊपर बटन होता है, ठीक है। और कंसोल क्या होता है, जो हाथ में पकड़ के गेम खेला जाता है। तो वीडियो गेम कंसोल वो है। मोबाइल फोन से तो आप लोग परिचित ही हैं, और उससे भी पुराना जाते थे तो एम्बेडेड आता था, एम्बेडेड कंप्यूटर, उससे भी पुराना जब एबेकस था, नेपियर स्मॉल था, ये सब मतलब इसमें उल्टा बताया गया है शुरू से, अभी से लेके पीछे ले गया, ठीक। उसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग एट कंप्यूटर। डाटा को जो प्रोसेस करता है, सबसे पहली बात हमारे शरीर में डाटा प्रोसेस करने का काम कौन करता है, कौन करता है, दिमाग। हमारे शरीर का कंप्यूटर का मेन हिस्सा, पूरा शरीर
इसका सबसे मेन हिस्सा दिमाग। अगर दिमाग काम करना बंद कर दे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिमाग को काम करने के लिए क्या करना होगा, एनर्जी हम डालते हैं। खाना खाते हैं, खाए हो कभी खाना, कभी खाया है, डेली खाता है? क्या खाया था? अच्छा, तो पता है उससे क्या होता है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। एनर्जी क्यों मिलता है, काम करने के लिए। बहुत लोग तो आज उपवास में भी होंगे, संडे है, बहुत लोग नमक भी आज नहीं खाएंगे। हाँ, पुनरा बाबा की जय हो, है ना। आज सूर्य का दिन है ना, हाँ। रवि का दिन है, रविवार, हाँ। इसलिए बहुत लोग नहीं भी खाते हैं यहाँ भंडारे को नमक, हमको जैसा पता है। क्या नहीं पता? इसके पापा खाता है। चलो ठीक। तो आया क्या, डाटा को प्रोसेस करने का काम प्रोसेसर का होता है। किसका होता है? प्रोसेसर का। हमारे पास जो प्रोसेसर है वो है हमारा ब्रेन, और कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है, कितने लोग जानते हैं प्रोसेसर को? सीपीयू जानते हो? सीपीयू, सीपीयू के अंदर होता है मदरबोर्ड। क्या होता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर लगता है प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर नहीं हो सीपीयू में तो कोई काम नहीं होगा, बंटाधार है उसका, दिमाग निकाल लो। और जब दिमाग निकाल लो इससे तो शरीर बेकार, शरीर बेकार, ठीक है। भूख लगती है, कौन बताता है भूख लगी? दिमाग, है ना। हम याद करके नहीं गए हैं, दिमाग सबसे पहले बताएगा सर आज पीटेंगे, पता है ना। सर स्कूल नहीं जाते हैं, बोल देते पेट में दर्द है, तुरंत दिमाग उसको प्रोसेस किया। दिक्कत क्या थी, हम होमवर्क नहीं बनाए, लेकिन दिमाग क्या किया, उस पर प्रोसेस किया, काम पे लगा दिमाग, बहाने ढूंढा, ठीक है। तो कंप्यूटर का भी प्रोसेसर का वही काम होता है, प्रोसेस करना, उस पर काम पे लगना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिला, क्या मिला कि ये काम करना है, फोटो को एडिट करना है। हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं, फट से फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर का नाम सुना होगा, हाँ। है ना, गोरा दिखेंगे, लिपस्टिक अपने आप लग जाएगा, हाँ। पता है ना, हाँ। झुमका अपने आप लटकेगा, देखा है, हाँ। बाल बड़ा सा हो जाएगा, भूरा दिखेगा बाल, ये फिल्टर का। तो वो काम जैसे हम वहाँ दबाए तो प्रोसेसर के पास गया वो रिक्वेस्ट हमारा, क्या ये काम करना चाह रहा है यूजर। यूजर मतलब हम जो यूज कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने वाला ये काम चाहता है। क्या चाहता है कि बाल भूरा दिखे, तो हम उस चीज को दबाए हैं, प्रोसेसर तुरंत रिस्पॉन्स करता है उस पर, हाँ आपका बाल भूरा दिखेगा, हम दिखाते हैं। तो उस पर काम किया और रिजल्ट क्या हुआ कि आपका बाल बुरा हो गया, भूरा दिखने लगा। तो बाल है नहीं भूरा, दिख रहा है भूरा, ठीक है। जैसे मच्छर काटा, यहाँ से रिस्पॉन्स किया, क्या दिमाग के पास किया, मच्छर काट रहा है, मच्छर काट रहा है, दूसरा हाथ तो दिमाग बोलेगा अरे देख क्या रहा है मार, जवाब तुरंत मिला, काम खत्म, मच्छर काटना बंद, पता है ना। तो बस वैसे ही कंप्यूटर का प्रोसेसर भी काम करता है, जैसे हमारा दिमाग काम करता है। उसको पहले एक तो ऑर्डर मिलने की जरूरत है, यहाँ पे किसी को बोलेंगे पानी लाओ, उसका दिमाग तुरंत काम करेगा। इंस्ट्रक्शन हमको मिला, ऑर्डर मिला कि पानी लाना है, उठेगा, दौड़ेगा, पानी लेकर आएगा, ठीक। उसका दिमाग क्या हुआ, प्रोसेसर हो गया। क्या हो गया, प्रोसेसर। हम उसको क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिए, क्या दिए, इंस्ट्रक्शन, और उस पर वो काम किया, रिजल्ट आया। उसके बाद क्या आया, रिजल्ट। रिजल्ट में क्या आया, पानी मेरे सामने, हाँ। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो प्रोसेसिंग समझ में आ गया, क्या होता है प्रोसेसिंग। उसके बाद देखो, प्रोसेसिंग में जो दिया है आपका काम जो करता है, इसमें है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इधर इनपुट डिवाइस है, उधर आउटपुट डिवाइस है। इंफॉर्मेशन आता है, इनपुट में होता है रॉ डाटा और आउटपुट में होता है इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हम जब इनपुट करते हैं, रॉ डाटा को भेजते हैं, मतलब कच्चा सामान, सिंपल समझ, फैक्ट्री के अंदर रुई जा रहा है, कच्चा माल है, फैक्ट्री के अंदर टमाटर जा रहा है, कच्चा माल है, उधर से सॉस बन के निकलेगा, उधर से सॉस बन के निकलेगा, फिर साथ में उधर से रुई गया तो कपड़ा बन के निकलेगा, ठीक है। तो फैक्ट्री के अंदर वो पूरा प्रोसेस हो, मतलब कार्यविधि, पूरी कार्यविधि से वो गुजरा, क्या क्या करना है। रुई गया है तो उससे बीज अलग होगा, छाटा जाएगा बीज को, फिर रुई को धुना जाएगा, उसके बाद धागा बनेगा, धागा बनने के बाद क्या होगा, कपड़े में बिना जाएगा, फिर ना कपड़ा बाहर निकलेगा। और अगर टी शर्ट की कंपनी है तो वहां से टी शर्ट बन के निकलेगा, पहले कपड़ा बिनाएगा, फिर टी शर्ट सिलाएगा, तब निकलेगा, है ना। उसके बाद तुम पहन लो,
यही होता है ना। तो पूरा एक प्रोसेस में वो गुजरता है, तो वही प्रोसेस करने का काम क्या है इसका। मेमोरी यूनिट के पास गया, उसको याद है अरे ये काम बोला गया, ठीक है। अलार्म लगाते हैं फोन में, ठीक है। मेमोरी यूनिट का काम है उसको सोचना, याद रखना क्या आदमी जो है हमें अलार्म लगाया है, तो जब उतना टाइम होगा तो हमको याद रख के उतना बजे बजना है, नहीं बजे तो मोबाइल छूट देगा, नहीं चुरेगा। बजबे नहीं करेगा। 4 दिन लगा रहे हैं, बज ही नहीं रहा तो नहीं फोड़ देगा। रोज ट्रेन छूट जा रही है मोकामा सटल, नहीं छूटेगा। फोन खराब है, नया फोन हटाओ इसको, छूटो, फेंको। तो मेमोरी यूनिट का काम होता है उस चीज को याद रखना। जो भी डाटा हम फंक्शन सेव करके रखते हैं उसको याद रखने का काम कौन करता है? मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है उस पर कंट्रोल स्थापित करना। अलार्म बजेगा, 1 मिनट तक बजेगा, अगर कंटिन्यू 10 मिनट तक 9 9 9 बजते रहे उसमें भी चुराएंगे, समझ रहे हो। कंट्रोल भी तो होना चाहिए, समझ रहे हो। तोड़ना एक ईटा को है, यहाँ से खिड़की लगाने के लिए एक ईटा तोड़ना है, जितना दूर में जमेगा वो। अब मजदूर यहाँ से वहां तक दीवार तोड़ के रेडी है, गुस्साओगे कि नहीं गुस्साओगे। तो कंट्रोल भी होना चाहिए ना कि हमको इतने सा तोड़ना है, इतना सा पे ही काम करना है। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल रखना, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है उस पर विचार करना कि हमको कहा क्या गया एक्चुअल में, ठीक है। एरिया निकालना है तो L/B ही करना है, समझ में आ रहा है। एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तब क्या करेंगे L/B ही करेंगे। अब स्क्वायर का एरिया लगा देंगे, ए स्क्वायर बनेगा, संभव है नहीं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है कि उस पर क्या होना है, ALU जिसको कहते हैं, क्या करना है उस पर विचार करता है कि हमको काम करना क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो उस चीज को काम को करना है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल स्थापित रखेगा, और मेमोरी यूनिट याद रखेगा कि काम क्या हुआ था। पिछली बार ये काम हम किए थे तो हमको याद रहता है। जैसे एक बार तुमको यहाँ से कोई बाहर ले गया, तुम्हारे पापा ले गए, उसके बाद वहां बता दिए फलाने का दुकान है, यहाँ से यही सामान लेना है खाली, ठीक, समझ रहे बात को। तो तुम्हारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है तुम्हारे दिमाग के अंदर, लॉजिकल यूनिट जो है वो लॉजिक लगाता है। इस रास्ते से गए तो दूर पड़ा, अगर ट्रेन से हम चले जाए तो बाद स्टेशन शायद नजदीक पड़ता है, हमको आसान है, लॉजिक लगाए। उसका दूसरा मेथड भी खोजे, ठीक। तीसरा क्या हुआ, कंट्रोल यूनिट तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखे हुआ है, नहीं ये काम नहीं करना है, ट्रेन से गिर के आदमी कट भी जाता है, इसलिए ट्रेन से नहीं जाएंगे, टेम्पो से जाएंगे। पापा बोले टेम्पो से जाना, कंट्रोल यूनिट तुम्हारा काम किया, कंट्रोल स्थापित किया। तुम क्या किया, टेम्पो से गया, चाहे पापा बताए थे टेम्पो से ही जाने, भुवनेश्वरी चौक उतर के ही जाना, समझना बात को। उसके बाद क्या होता है, मेमोरी यूनिट याद रखा है उस चीज को कि कौन सा दुकान था, उस पे कैसा आदमी बैठा हुआ। अगर वो आदमी है तभी हम उससे मांगेंगे, दूसरा है तो नहीं मांग हो सकता है दुकान बदल गया। तो इसलिए जब वहां पे हम जाते हैं तो मेमोरी यूनिट एक बार काम करता है, खट से गया, हाँ ये आदमी है, हम मांग सकते हैं, है समझ में। ये काम सेम कंप्यूटर में होता है, क्योंकि इंसान कंप्यूटर बनाया तो अपने अनुसार ही बनाया। जैसे हम काम करते हैं मेरे तरह ही काम करे तब ना AI होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आया समझ में। रोबोट ठीक आदमी की तरह काम करे। घर में बोलते हैं ना पापा साहब, अरे जो लड़की है या लड़का है कोई भी बाहर झाड़ू मार दो, दिमाग काम किया, हम गए झाड़ू मारने, तो रोबोट को भी वैसे कहा जाएगा झाड़ू मारो। तो हमारे ऐसे सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर होगी, कंट्रोल होगा तब ना। झाड़ू मारने बोल दिया, वो बाहर झाड़ू मारने को जा पप्पे को झाड़ू दे दे, समझना, झाड़ू मारो तो मारने का मतलब क्या समझ गया, पीटना है, पीट दिया पकड़ के झाड़ू। तो कंट्रोल यूनिट वहां पे काम करेगा कि नहीं, झाड़ू कहाँ मारने का चीज है, जमीन पर, तो हमको जमीन पर ही मारना। तो पूछेगा लड़के कहाँ मारना है, बोलेगा जाओ बाहर दलान पे मारो जाके, है ना, समझ रहे हो, समझ में आया। इससे अच्छा तो हमको नहीं लगता एग्जाम्पल हम दे पाएंगे, समझ में आ गया, आगे बढ़े। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज आया, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज देखो, यूजर है जो इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर को प्रोसेस किया जाता है डाटा को, उसके बाद इंफॉर्मेशन निकलता है। फोटो है आपके में दिया होगा, आप लोगों को पता नहीं कंप्यूटर पढ़ाई होगी। हाँ, यहाँ लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती कौन कौन बैठी हुई, गंगा सब बैठी हुई है, किसी के पास किताब ही नहीं। लोग के पास है, इसके पास है, तो इसका एक लड़का लेके चल गया जो कि आज ये बनेगा। अच्छा किया, लड़का सब किताब देती का है, बड़ा पढ़ाकू होता है, किताब पढ़ेगा फाड़ के झाल मुड़ी भी खाएगा उसमें,
यूजर देता है इंस्ट्रक्शन, हम लोग यूजर हैं, यूज करने वाले, हम लोग देते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन। जिसको ऑर्डर कर लो एक तरह से, ऑर्डर होता है कंप्यूटर तुमको ये काम करना है, ठीक, वो कंप्यूटर उस काम पे लगता है। और डाटा प्रोसेस होने के बाद बनता है डाटा, यानी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने के बाद क्या बनता है? डेटा। और डेटा बनने के बाद क्या होता है? फिर हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन। हम इंस्ट्रक्शन दिए, उधर से क्या आएगा? इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना। उधर से क्या बना वो? सूचना। सूचना हम देते हैं ऑर्डर, हम आदेश दिए, निर्देश दिए, हम निर्देश देते हैं, क्या देते हैं? और उधर से क्या बन के आता है वो? सूचना, प्रोसेस होने के बाद, ठीक है। तो वही है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो था, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, उसमें क्या था कि मशीन लैंग्वेज में उस समय बाइनरी लैंग्वेज के नाम से आया है। देखो दिया होगा बाइनरी लैंग्वेज, क्या आया था? बाइनरी लैंग्वेज। डायरेक्ट बोलना है, एक-एक करके बोलना है, ऐसे बोल। बाइनरी लैंग्वेज, इसमें देखो 0 और 1 का इस्तेमाल किया गया था। इसका जीरो का मतलब शायद ऑफ लिखा होगा, 1 का मतलब ऑन, क्या लिखा हुआ क्या? हाँ मिल गया। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, क्या लिखा हुआ? वो जीरोज होता है, 1 से लिखा, ठीक है। इसके पास 0 और 1 आता था, 0 और 1, यही दो चीज था बाइनरी लैंग्वेज। पहली बात क्या उस समय, सुनो, उस समय जब प्रोग्रामर बैठते थे प्रोग्राम को लिखने के लिए, तो उसको ध्यान रखना है सिर्फ 0 और 1 में ही लिखना है। जो चीज लिखेगा सब 0 और 1 में ही लिखेगा, समझ रहे हो? कुछ भी लिखेगा तो 0 और 1, हम जो बात कर रहे हैं ये भी लिखना है तो खाली 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे करके लिखना है। तो हर एक चीज का याद करना पड़ता था, हर डिजिट का वैल्यू याद करना पड़ता था, ठीक है। जैसे 4 को लिखना है, हमको 4 लिखना है, तो क्या लिखता? ये लिखता 101। 4 लिखना है तो क्या लिखेगा? ऐसे करके 5 का अलग आएगा, 6 का अलग आएगा, 7 का अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा। कहाँ तक याद रखेगा आप? समझे? इस बात को समझ में आया? रटने की आवश्यकता। अब हम कहाँ से कहाँ तक रट सकते हैं? ए को लिखना है तो अलग तरीके से लिखाएगा, बी को लिखना है अलग तरीके से लिखाएगा, सब कुछ को लिखने के लिए अलग अलग तरीका था। तो इस तरीके को याद करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, लेकिन उस समय लिखना जरूरी था, मशीन लैंग्वेज की शुरुआत थी, तो इसलिए लोग मेहनत किए, उसको लिखते थे, ठीक है। इसमें दिक्कत आई क्या? याद करना पड़ता था बहुत कुछ, यही चीज कोडिंग अलग अलग जैसे 4 का क्या निकला? 101 निकाल 101। अब हम अगर 8 का निकालते हैं, देखना क्या निकलेगा। 9 8 17 17 हो गया, सॉरी 1 आ गया, 9 8 17 17 का आगे यहाँ निकालने करने में 10 ज्यादा चला गया था, 17 का 7 लेकर के 7 और 4 कितना होगा? 11 का 1 आगे इसका अधिक कर दिया, इसका 100 आया, इसका क्या आएगा? 1000। तो ऐसे ही होता था। अब 4 का 100 याद किया, 8 का 1000 याद किया, 6 का कुछ और निकलेगा। 6 का अगर निकालेंगे तो 2 से करते हैं, 2 किया 6, 0 बचा, 2 से 2 एकम 2, 1 बचा, यानी 1 1 0। इसमें 10 से ज्यादा है नहीं तो डायरेक्ट 110। अब आगे करते हैं, अब सबका अलग अलग याद करना है, तो फिर 3 और 2 5 नहीं होगा, आगे करते हैं 4 और 8, अच्छा 12 12 का आगे निकाली कर लो, ठीक है। तो इसमें जो है 12 का 2 बचा, 2 और 7 ये था बाइनरी लैंग्वेज। क्या था? बाइनरी। हम लोग नॉर्मल जो लिखते हैं इस भाषा को लिखते हैं, जानते भी इसी भाषा को है, लेकिन जो कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखना पड़ता था या कंप्यूटर को समझने वाली भाषा पहले जनरेशन में था। कब डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन सब के बाद जो ENIAC आया था, वो सब जो पहला कंप्यूटर आया था, उस सबको समझने के लिए इस लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो समझो बड़ा नंबर अगर होगा तो ये नंबर भी बड़ा होता जाता, ठीक है। अब मान लो हमको 20 का निकालना है, तो 20 का निकालने के लिए हम करते थे, तो ये देखो 4 9 3 6 2 8 9 7 6 2 1 4
10100। अब 20 का इतना बड़ा हुआ, सोचो नंबर बढ़ता जाएगा तो कितना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से सोच सकते हो कि अगर हमको 50 लिखना है, 100 लिखना है तो कितना दिमाग खराब होता होगा। तो सब कुछ याद रखना संभव नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ, फिर आया सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। उसके बाद क्या आया, और दूसरी बात इसका डिसएडवांटेज ये भी था कि सबके समझ में ये चीज नहीं आता था। तुमको दिखा देगा ये तो क्या पढ़ोगे इसको 1000, लेकिन एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है 8। हम क्या देख रहे हैं 100 है, क्या सही रूप से? तो जो प्रोग्रामर लिखता था, हम जो लिख दिए तो हम ही जानते हैं क्या लिखे हैं, लेकिन किसी और को दिखाया तो क्या लिखा है, ये क्या लिखे 10,100, लेकिन हम लिखे कितना, मात्र 20। समझने वाली बात। तो इस चीज के लिए क्या हुआ, उसमें डिसएडवांटेज यही था, रटना पड़ता था, और दूसरा क्या था, बहुत दिक्कत होता था। उसके बाद सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आया। इसमें क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है असेंबली लैंग्वेज में बदला गया। असेंबली लैंग्वेज जो था वो सिंबॉलिक कोड यूज करता था, यानी इसके पास अब इसके साथ साथ अल्फाबेट्स भी आने लगे। मतलब इस नंबर के साथ साथ क्या हुआ था, अल्फाबेट का भी इस्तेमाल होने लगा, यानी ABCD का भी इस्तेमाल आने लगा। 1 2 3 4 के साथ साथ ABCD का भी इस्तेमाल होने लगा। तो उससे क्या हुआ, थोड़ी सी आसानी बढ़ी, सुविधा बढ़ी। क्यों? क्योंकि अब हम जब ABCD में लिख सकते हैं तो ये सब लिखना आसान था, और 1 2 3 4 में क्या हुआ कि ये सब भी लिखना आसान था। अब बाइनरी से हट के हम थोड़ा सा ऊपर उठे थे, यानी 0 1 से हट करके 1 2 3 4 करके 9 तक लिख सकते थे 0 के साथ, यानी 10 डिजिट, और ABCD 26 तो इस्तेमाल में आने लगा था सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में। तो फायदा बढ़ा। फिर भी क्या था, इसमें कुछ चीज जो था याद करने की आवश्यकता इसमें भी आती थी कुछ जगह पे। क्यों? क्योंकि फिर भी कोडिंग आगे बरकरार रहा, सिंबल सभी बाकी थे, प्लस माइनस जोड़ घटा गुणा भाग वगैरह सब, ये सब बाकी था। फिर आया थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हाई लेवल का लैंग्वेज कहा गया। क्यों कहा गया हाई लेवल का लैंग्वेज? क्योंकि अब ये अपने आप को चेंज करने की क्षमता खुद में रखता था। ठीक है, इंटरप्रेटर खुद से ट्रांसलेट करता था, दोनों चीज को बदल लेता था, यानी आप जो कहे उसको अपने आप मशीन लैंग्वेज में बदल दिया, और मशीन लैंग्वेज को अपने आप बदल के आपके लैंग्वेज में बना के आपको दिखा रहा है। यहाँ इसको इसलिए हाई लेवल का लैंग्वेज कहा गया, मतलब इसके पास सोचने समझने की क्षमता आने लगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जब आया तो अब ये इतना सक्षम हो चुका था कि आप सिर्फ बोलिएगा और वो ग्रैब कर दो। ठीक है, हम लोग आज भी यूज करते हैं। फिर फिफ्थ जनरेशन का लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि AI में काम आता है, जो रोबोट सब समझ ले। लेकिन फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज हमारे साथ कंप्यूटर तक अभी भी है, जो हम लोग चलाते हैं, यानी बोलेंगे और वो उस पर वर्क करता है, हम बोलते जाएंगे वो लिखता जाएगा, है ना। हम बोलते हैं वो सिर्फ लिख रहा है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन में क्या, हम जो बोले उसको वो सुना, उसको वो समझा और उस पर वो काम किया। ठीक है, जैसे अभी रोबोट के बारे में बताए थे, वो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज पे काम करता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में मोबाइल सब आता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं वो चीज सर्च करके आगे में रख देता है। मोबाइल को बोलते हैं खाना पकाओ तो खाना नहीं पकाने लगता, यूट्यूब पे वीडियो निकाल के रख देगा जैसे खाना पकाते हैं, पकाना आपको पड़ेगा। लेकिन फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज रोबोटिक्स में यूज किया था, उसको बोलेंगे खाना पकाओ तो वो खाना पका के देगा, आगे बुला के पड़ोस देगा। ठीक है, फ्रिज ऐसा जरूर बन गया कि उसके सामने तुम दूर से भी ऐसे हाथ हिला दो तो खुल जाएगा, लेकिन क्या लगता है वहां ठंडा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा? नहीं ना, उसको जाके लेके आना होगा। लेकिन रोबोट रहेगा तो उसको बोल देंगे, उसको अगर फीड कर दिया कि हम हाथ हिलाए तो मेरे हाथ में ठंडा पानी आ जाना चाहिए, तो उसके सामने खाली एक बार हाथ ऐसे हिलाएंगे तो जाएगा, तुरंत फ्रिज खुलेगा, पानी लाके मेरे हाथ में रख देगा, है या नहीं? तो वो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज सुनकर उस चीज को लिख देना, वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर जो है असेंबली लैंग्वेज से असेंबलर में जाता है, असेंबलर से मशीन लैंग्वेज बनता है, मशीन लैंग्वेज जो है फिर आगे बढ़ता है, जो आउटपुट हमारे पास आता है। ये था तुम्हारा असेंबलर का काम। यहाँ से इसको असेंबली किया जाता, मतलब सजाया जाता था पहले,
ठीक है, असेंबली लैंग्वेज था सजाता था, असेंबलर उसको सजाता था, मतलब सजाने वाला, असेंबलर असेंबली करता था, उसका मतलब सजावट सही रूप से करना, असेंबल करना एक जगह से। अब जैसे हमको मान लो क्या बोलता है, क्या एक लाइन है जैसे तैसे रखा, ठीक। अब इसमें बोला गया कि बड़े से छोटे में सजाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ रहे हो? तो उसमें हम बड़े से छोटे या छोटा से बड़ा सजा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हम करना शुरू करते हैं ना, कि जैसे जैसे बड़ा होता गया हम उसको सजाते चलेगा, तो उसमें क्या होता है, हमको पता चलता है कि हाँ इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा हमें सजाना है। यही कहलाता है असेंबली, असेंबल करना, सजाना, जिसका जहाँ जगह है उसको उस जगह पे रखना, ठीक है। हम अपने घर को भी असेंबल करते हैं एक तरीके से, जैसे बेंच है जिस तरह से अभी पड़ा हुआ है, ये एक साइड से असेंबल किया हुआ है, इसको भी फिर असेंबल करना होगा, इसके अनुरूप सजाना होगा जो कि अच्छा लगे, ठीक है। असेंबलर का काम क्या था, असेंबली लैंग्वेज को उस हिसाब से सजाना जो हम कहना चाहते हैं वो उसका मतलब निकले। नहीं तो जैसे तैसे आप मान लो इसको हम एक को यहाँ कर दे, जीरो को यहाँ कर दे, मतलब बदल जाएगा तुरंत, ठीक है। समझ में आया? समझ रहा है क्या? क्या समझ रहा है, बोलो। ऐसे मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं EAT, ईट मतलब खाना, EAT मतलब का मतलब लेटर वही वही है, लेटर सेम है, इसके पास E A और T ही है, इसके पास भी E A और T ही है, लेकिन खाली इधर उधर बदल दिया। मतलब क्या हुआ, बदल गया। असेंबल करने का तरीका बदला, मतलब बदल गया। सजाने का तरीका जहाँ बदला उसका मतलब बदल जाता है। इसलिए असेंबलर का काम क्या था, सजावट सही रूप से करना, और उसके बाद फिर मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना, तभी मशीन लैंग्वेज में सही से कन्वर्ट हो पाएगा, हम जो बोल रहे हैं वो समझ पाएगा। जब तक असेंबलर सही से काम नहीं करेगा तो सही से काम नहीं होगा। आप कैलकुलेटर में हमें 2 3 4 लिखे जोड़ दबाए और उसका दिमाग खराब है, माइनस कर दिया, समझना। बहुत बार कैलकुलेटर खराब होता है, मिसबिहेव भी करता है। टच स्क्रीन फोन अपने आप टच काम करने लगता है, जहाँ तहाँ अपने आप टच कर रहा है, होता है, देखे हो कभी खराब होने के बाद होता है ना। उसके बाद हम टच कर रहे हैं मैसेज और खुल जा रहा है, हम टच कर रहे हैं मैसेज और लगा दे रहा है किसी और को। तो असेंबलर का काम असेंबली लैंग्वेज में क्या था, उसको सही रूप से सजा के रखना, ताकि मशीन लैंग्वेज सही सही बन पाए और मशीन उसको सही सही समझ पाए। ऐसे चैप्टर समझे थे तुम लोग? नहीं काहे नहीं पढ़ाते हैं? इसका नाम देखे हो कहीं? यूट्यूब अगर एग्जाम में मार्क्स दिया जाता है तो किस तरीके से देते हैं, इस तरीके से 20 देखे हो ना? 09 ऐसे ही लिखते हैं। जो वीडियो बन रहा है वो वहाँ मिल जाएगा, ताकि कुछ अगर फिर भूल जाओ तो वहाँ से देख करके याद आ जाए, लिख सकते हो कॉपी, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेटर आया था, बताए थे। इंटरप्रेटर क्या करता था, हमारे लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था हमारे लैंग्वेज में, ठीक है। तब तक जब तक असेंबलर था वो सिर्फ सजाने का काम करता था, और इंटरप्रेटर का क्या काम था, कन्वर्ट करना, फिर ट्रांसलेटर का काम, ठीक है। बताए पहले भी कि एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, तो ट्रांसलेटर का काम करता है। और जब हाई लेवल लैंग्वेज आया तो फिर आ गया कंपाइलर। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से क्या हुआ, कंपाइलर आया। हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में जब लिखते थे तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता था किसमें, मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर के बाद क्या आया था, इंटरप्रेटर के बाद क्या आया था, कंपाइलर। देखो वही वही इधर इधर 3rd नंबर पे लिखा हुआ है बीच में, हाँ मिला। जब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आया तो उसके साथ क्या आया था, कंपाइलर। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के साथ था इंटरप्रेटर, और असेंबली लैंग्वेज के साथ था असेंबलर। तो दिक्कत और कंपाइलर, ठीक। और तीनों का काम वही था, इनपुट को लेना, आउटपुट देना, काम उतने सा था, लेकिन सबका अलग अलग क्या हुआ, बढ़ता गया लेवल। असेंबलर सिर्फ सजाता था, इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता था, और कंपाइलर सजाने के साथ साथ कन्वर्ट भी करता, ठीक है। तो उसका लेवल क्या हुआ, अप होता गया, अपग्रेड होता गया, है ना। पहले ठिचुक ठिचुक फोन चलाता था, देखा होगा, याद है ठिचुक ठिचुक फोन, अभी भी चलता है बटन वाला,
उसके बाद क्या है, इतना छोटा स्क्रीन में टच स्क्रीन आया, हाँ बटन भी रहता था नीचे टच स्क्रीन से, हाँ नीचे सैमसंग का फोन आया था, नीचे में बटन के साथ ऊपर टच स्क्रीन। और डेवलप किया, बटन 3 ठो हट के 1 ठो हो गया, हुआ ना, बीच में खाली बटन रह गया था। उसके बाद अब क्या हुआ, फिर वो बटन हट के फिर नीचे टच पैनल अलग आया, है ना, स्क्रीन अलग रहता था और नीचे में बटन रहता था, लेकिन वो टच करने पे काम करता। अब क्या हो गया, उसको भी हटा दिया, पूरा डिस्प्ले ही है, उसी में वो दिखेगा और गायब भी हो जाएगा। हाँ अब वो गायब भी रहता है, साइड से खाली ऐसे ऐसे करके बैक ये वो काम कर लेते हैं, नेविगेशन पता है ना क्या, गेस्चर क्या कहते हैं, गेस्चर, उसके अपने हिसाब से उसको सेट करते हैं। हमको इधर से बैक करना है, इधर से टच किया तो बैक हो जाएगा। 3 तो स्क्रीन से ऐसे करेंगे, तीनों उंगली चलाएंगे तो स्क्रीन शॉट हो जाएगा। पहले खूब बटन था, अब कंपनी इस पर भी काम करेगी, साइड में जो बटन है ना पावर ऑन ऑफ वॉल्यूम का, उसको भी गायब कर देंगे। अभी हाल फिलहाल में कल हम देख रहे थे वीडियो, उसमें दिखा क्या, कैमरा गायब हो गया है आगे, डिस्प्ले के पीछे चला गया कैमरा। सर्च करना, ZTE का फोन है, अभी हाल फिलहाल में आया, ठीक है, ZTE का फोन है, इसको सर्च करोगे ना तो उसमें देखना, अभी लेटेस्ट लिखोगे लेटेस्ट ZTE फोन, तो उसमें क्या है देखोगे, आगे कैमरा दिखता ही नहीं है, पूरा खाली डिस्प्ले है, डिस्प्ले के पीछे कैमरा, कैमरा दिखता नहीं है लेकिन फोटो खींचता है तुम्हारा। तो विज्ञान क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है ना, तरक्की, तुम कर रहे हो तरक्की, करना पड़ेगा। क्या नाम है, प्रिंसिपल सर का नाम है तुम्हारा। तो चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। अब आते हैं कंप्यूटर वायरस पे। वायरस का मतलब कितने लोग जानते हैं, हाँ कितने लोग जानते हैं वायरस को, बैठे 2 मिनट के, हाँ अच्छा, जर्म्स कितने लोग जानते हैं, जर्म्स, GERMS, जर्म्स, जिसके कारण बीमारी होती है, बैक्टीरिया, जर्म्स, ये सब जानते हो, मुंह से बोलना। हाँ। एक तो टोपी पहना हुआ है, लगता है धूप लग रहा है, हम टकले, हम टोपी पहने ही नहीं है, देखो चलो बाल तो उग गया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे हम भी अच्छे लग रहे हैं ऐसे। तब कुदरती जो है वो दिख रहे दो, अब इसके पास झोपा है तो क्या करें, समझ रहे हो ना, मुंडन गच्छा हुआ है बेचारे का, क्या मांग रहा है ठीक तब तक। तो आया क्या, वायरस। तो हमको जैसे बीमार करने के लिए जर्म्स और बैक्टीरिया जिम्मेदार है। कुछ बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, कुछ हार्मफुल होते हैं। कुछ हमको मदद करते हैं ठीक करने में, कुछ मदद करते हैं बीमार करने में, है ना। तो जर्म्स जो होते हैं कुछ लाभप्रद है हमारे लिए, जर्म्स में भी कुछ लाभप्रद है, बैक्टीरिया में कुछ लाभप्रद है, वहीं अधिकतर ऐसा है जो हमको बीमार ही करता है। तो वैसे ही कंप्यूटर के लिए कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो उसको बीमार कर देते हैं, खराब कर देते हैं। सुना होगा कंप्यूटर में वायरस आ गया, मोबाइल के बारे में लोग बोलते हैं वायरस आ गया, लेकिन मोबाइल से केवल उसमें आता नहीं है। तो कंप्यूटर में वायरस आने से क्या होता है, खराब हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर वर्क भी करता है वायरस पे बहुत जगह। बिना वायरस के वो काम कर ही नहीं पाएगा। और कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम उसको बग कहते हैं। क्या कहते हैं, बग। बग मतलब होता है कीड़ा, बोलता है डेड बग। जू का इंग्लिश क्या होता है, कौन कौन जानता है? हाँ, सर में जो जू होता है, जिसको हिंदी में ढील बोलते हैं, हाँ, का इंग्लिश क्या होता है? हेड बग, जू यानी सिर में रहने वाला कीड़ा। तो वैसे ही बग होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, ऐसे कहते हैं उसको हिंदी में कीड़ा, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में उसका मतलब है कि उसके अंदर कीड़ा नहीं है, एक्चुअली वो वायरस का रूप है। क्या है? वायरस का रूप। देखो कितना सुंदर फोटो दिया है तुम्हारी किताब में वायरस का, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, दांत निकाल तो मतलब है क्या, वो उसको बीमार करेगा, जैसे हमको बीमार करता है, उसके बाद आदमी को खा जाता है, कहता है ना फलाना फलाना को खा गया, मतलब मर गया, उसके कारण होता है। तो मतलब कंप्यूटर को धीरे धीरे बीमार करते करते उसको मार ही देता है, मतलब कंप्यूटर बंद पड़ जाता है। सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। नहीं तो उल्टा दिख सकता है, तुम देखो ना। अब बूट सेक्टर का वायरस आता है। पहले होता है बूट, किसको कहते हैं? बूटअप होना। विंडो जब बूटअप होता है मतलब स्टार्ट होता है, बूट मतलब होता है स्टार्ट होना। जो हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं तो बहुत के मोबाइल में लिखा होता है रीस्टार्ट, बहुत के मोबाइल में लिखा होता है रिबूट।
कोई अगर देखे होगे तो देखे होगे, नहीं तो नहीं देखे। रिबूट लिखा हुआ आता है। रिबूट का मतलब होता है फिर से स्टार्ट करना, शुरू करना। बूट मतलब होता है ऑन करना, ठीक है। तो दिक्कत समझ गए? तो मतलब बूट सेक्टर का वायरस जो है वो जब सिस्टम स्टार्ट हो रहा है उसी समय बोलेगा हम तुमको नहीं उठने देंगे। तुम जो सोच रहे हो कि बिस्तर पे लेटे हुए हो, सोए हुए हो, मतलब बंद है सिस्टम, तो तुम जग जाओ, तुम काम करने लगे, हम तुमको जगने नहीं देंगे। तो इसलिए बूटम वायरस वहीं पे रुकता है, मतलब सिस्टम को स्टार्ट होने में दिक्कत करता है, ठीक। उसके बाद होता है प्रोग्राम फाइल वायरस। चलो वहां से ऑन भी हो गया सिस्टम, मेरे पास कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो हमको बेड से उठने का अनुमति नहीं देता है, लेकिन हम बीमार हैं लेकिन बेड से उठ रहे हैं। समझ में आ गया? उसके बाद आया प्रोग्राम फाइल वायरस, मतलब उठ तो गया बबुआ, काम नहीं कर रहा, शरीर इतना कमजोर है कि हम काम नहीं कर सकते। तो वो प्रोग्राम फाइल वायरस का काम क्या है कि जो भी तुम प्रोग्राम में काम करना चाहते हो या किसी फाइल पर काम करना चाहते हो तो उसको वो क्या करेगा, रोक देगा, इंटरप्ट करेगा, उसमें दिक्कत करेगा, ठीक। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स जो होता है बड़ा खराब वायरस है, सुनोगे तो उसको कोई पढ़ सकता है? पढ़ो तो, पढ़ो ना। शुरू से नहीं, ट्रोजन हॉर्स पे। Trojan horse is a virus that silently infects a program of a host computer or steals information through the network. It is often present in computer games, emails, but it doesn't replicate itself. It is active inside the computer and infects the files or steals important information while the user is busy. देखो ट्रोजन हॉर्स का काम क्या है? रफ्तार बढ़ाओ पढ़ना, इंग्लिश पढ़ता नहीं, ज़्यादा पढ़ता है, रीड करते हो बोल बोल के। ट्रोजन हॉर्स का काम क्या होता है कि अगर तुम्हारे सिस्टम में वो आ गया, सबसे पहली बात तो आता है गेम के जरिए, अधिकतर गेम के जरिए, क्योंकि आप जो भी गेम इंस्टॉल करते हैं सारे ऑथराइज्ड वेबसाइट पर से नहीं होते, विश्वसनीय जो होता है वेबसाइट उस पर से गेम नहीं आता है। लल्लू फत्तू कोई भी आदमी गेम बना रहा है तो यूज कर रहे हो। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जो इसलिए ही प्रोग्राम बनाती है ताकि आप यूज कीजिए और आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो चुरा सके उसके माध्यम से। ऑनलाइन गेम जो खेलते हैं हम लोग डायरेक्ट नाम सुना, हाँ पबजी बोला, बहुत अच्छा। उसके बाद फ्री फायर है ना, GTA, बहुत अच्छा गेम जो ऑफलाइन भी आता है ऑनलाइन भी आता है। तो ऑफलाइन गेम में तो उतना कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ऑफलाइन गेम में रिस्क नहीं है, ऑनलाइन वाले में बहुत ज़्यादा रिस्क है। ऑनलाइन वाले में क्या रिस्क है, जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उसमें ट्रोजन हॉर्स अगर डाल दिया जाए तो ये घोड़ा बड़ा तेजी से दौड़ता है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप जब काम कर रहे हैं तो आपके पीछे वो भी काम कर रहा है, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, आप में कोई छेड़छाड़ वो करेगा नहीं, लेकिन आपके पीछे पीछे आपके घर का सामान वो खाली कर रहा है। यानी आपका जितना इंफॉर्मेशन है उसको वो चुराने का काम कर रहा है, ठीक है। उसको धीरे धीरे वो चोरी करते रहता है। आपके कंप्यूटर में कितना सामान है, क्या क्या रखे हुए हैं, वो सब चुरा रहा है। इंटरनेट ऑन है, आप गेम खेलने में बिजी हैं, वो सारा काम उसको भेज रहा है जो उस गेम को बनाया है। क्या बोल रहे थे हम बताने में बिजी हैं, यहाँ चोर चोरी कर रहा है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स का यही काम है, अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है, मतलब अपने आप को गुनाह नहीं करता है, बढ़ाता नहीं है, खुद को बढ़ाता नहीं है। बस हॉर्स है, चोर वाला घोड़ा, बस अंदर अंदर दौड़ता रहेगा, अपना काम करते रहेगा, चोरी करता रहेगा तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे सिस्टम से सब कुछ चोरी करके अगले के पास पहुंचा दिया, तुमको पता भी नहीं चला। तुम्हारे ईमेल, उसका पासवर्ड, फेसबुक, उसका पासवर्ड, बिजली वहां से बंद किया गया। हवा नहीं लग रहा है, हवा नहीं लग रहा है, थोड़ा तो बाल फूट जाएगा, तब ऐसा टकली हो जाएगी। दूसरा पंखा का हवा मत था। उसके बाद वॉर्म्स आते हैं। वॉर्म्स का मतलब सब समझता है? अरे जोंक जिसको कहते हो। वॉर्म्स जो होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के एल्गोरिदम पे काम करता है, जो कि
डिजाइन किया जाता है स्लो डाउन करने के लिए। फंक्शनिंग जो कंप्यूटर का होता है, जो भी इन्फेक्टेड कंप्यूटर है, अगर वर्म्स से कोई भी इन्फेक्ट हुआ है कंप्यूटर, तो वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। थोड़ा सा कृपा दृष्टि बनाए रखिए, आप लोग सीनियर हैं। आप लोग सीनियर हैं, थोड़ा सा कृपा दृष्टि बनाइए ना, बच्चे पढ़ रहे हैं। मछली बाजार बना के रखे, बात करना चले जाइए वहां पे के नीचे। तो वर्म्स जो है, ये प्रोग्राम को क्या करता है, स्लो डाउन करता है, धीमा कर देगा आपके काम को। जो आप काम बहुत तेजी से कर रहे थे उसको क्या करेगा, धीमा करेगा, क्योंकि जोंक धीमा चलता है, देखियो, इसलिए उस हिसाब से नाम रखा गया। धीरे धीरे चलता है। अर्थवॉर्म को देखे हो, जोंक को, केचुआ जिसको कहते हो, बहुत धीरे धीरे चलता है इसलिए। और क्या करेगा, ये अपने आप का कॉपी बनाता जाता है, ठीक है। और जो है बड़ा मेमोरी स्पेस भी छेकता है। जब अपनी कॉपी को बनाएगा, अपने जैसे को पैदा करता रहेगा, तो क्या होगा, वो जगह तो छेकेगा ही, छेकता है जगह। अब जैसे एक है, एक से बने 4, तो वो जगह छेकेगा 4 का, 4 से हो गए 16, जगह छेकते छेकते कंप्यूटर में सारा जगह वही छेक लेगा, तुम फाइल कहाँ रखोगे। ठीक है। तो वर्म्स जो है कॉमनली स्प्रेड होता है कंप्यूटर में, जो नेटवर्क से कनेक्टेड हो, यानी कंप्यूटर जो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है या दूसरे के थ्रू भी आ जाता है। और इसमें जो है अलग अलग एग्जांपल होते हैं वर्म के, जैसे लाइनेक्स में आता है, लाइनेक्स वॉलपिट है, उसके बाद बिगन 3 है, मिरर वर्म है। मिरर वर्म जानते हो, अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करेगा। एक है आईने का काम क्या होता है, एक को 2 दिखाना, हमको फिर मेरे सामने हम ही को दिखाएगा। तो मिरर वर्म भी वैसे ही काम करेगा। एक का इधर बना तो अब 2 हो गए, 2 का मिरर करो फिर कितने होंगे, 4 का मिरर करोगे तो 8। ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, मिरर बोर्ड अपना काम करता है। उसके बाद आते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो होता है, स्पाई का मतलब होता है चोर, सिंपल, जासूस जिसको कहते हैं। जासूस का काम चोरी वाला ही। अगर हम देख लिए तो फिर जासूस कैसा है, हम जान गए तो फिर जासूस कैसा है। सिंपल बात में, सिंपल अर्थ में बोले तो चोर हुआ, छिप के काम करने वाला, उसको दिखना नहीं चाहिए, जासूस। तो स्पाईवेयर का काम क्या है, जासूसी करता है। जैसे स्पाईवेयर ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंस्पेक्ट करता है कंप्यूटर को और सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है बिना तुम्हारे अनुमति के। तुमको कुछ पता भी नहीं है और वो तुम्हारे कंप्यूटर में जासूसी कर रहा है, सेंध लगा दिया, ठीक है। और क्या होता है, तो ओनर को कुछ पता भी नहीं है, उसका कंप्यूटर इन्फेक्ट होता है वेबसाइट और ईमेल के थ्रू, और तुम्हारे कंप्यूटर से सारा जानकारी, एक तो जानकारी नहीं छोड़ेगा, A to Z जानकारी चोरी किया और जो भेजा है उसको स्पाईवेयर को उसके पास पहुंचा दिया। हैकर्स लोग यूज करते हैं इसका, स्पाईवेयर का। तुमको पेन ड्राइव दिया, पेन ड्राइव में भरा हुआ स्पाईवेयर तुम लगाए, काम खत्म, जय जय सिया राम। तुम्हारे कंप्यूटर में सब खुलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिखाता रहेगा, लेकिन तुम्हारी सारी जानकारी अगले के पास पहुंच गई, तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली। तुम सोच रहे हम किसी को कुछ दिए नहीं, किसी को कुछ बताए नहीं, ना हमसे कोई पूछा है, ना पासवर्ड बताया, ना ATM कार्ड दिए, फिर पैसा कहाँ चला गया। काम कौन किया है, स्पाईवेयर। जासूसी कर लिया तुम्हारे अंदर, तुमको पता नहीं चला। इसलिए कहा जाता है सिस्टम में सब कुछ काम जो करते हैं सब बहुत सोच समझ के काम कंप्यूटर पे करना पड़ता है, और खास करके वैसे कंप्यूटर पे जो कि कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए पापा से जल्दी मोबाइल हाथ में नहीं देते हैं, इधर उधर छेड़छाड़ कर देगा तो बैंक में खाली हो जाएगा, जिसमें UPI है जो मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करते हैं, है ना, बहुत कुछ ऐसा होता है। उसके बाद आता है स्पैम। स्पैम रेफर करता है, अनवांटेड होता है, और ये सब ऐसा मैसेज आएगा जो तुम्हारे फोन में बहुत बार ऐसा होता है, ईमेल पे या फिर फोन पे ऐसा मैसेज आता है जिससे हमको कोई मतलब ही नहीं, बहुत ऐसा मैसेज आता है जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको स्पैम कहते हैं। उस पर अगर लिंक पे तुम छेड़छाड़ कर दिए, टच कर दिए, तो हर रूप से तुम्हारा, अगर वायरस है तो उसमें हर रूप में तुम्हारा हानि ही हानि है। सिंपल बात समझो, वो हानि करने के लिए, जैसे हम बताएं, बीमार करने के लिए होता है। तो इसका काम क्या होता है स्पैम का, तुमको फालतू का कोई मैसेज भेजा, उसके नीचे एक लिंक लिखा होगा, फलाने लिंक पर टच कीजिए आपका भाग्य बदल जाए। यही बदला भाग्य, तुम्हारा पैसे सब गायब हो गया, भाग्य बदल गया तुम्हारा। तुम पहले अमीर थे अब गरीब हो गए, तुम करोड़पति थे अब रोडपति हो गए, भाग्य बदल गया।
है ना, लिखता है ना भाग चमक जाएंगे, यही चमका क्या हम धूप में खड़े हैं एसी से निकल के, चमक गया है भाग, चमक रहा है धूप, पहले महल में था धूप से है ना, चमका ना भागे, महल में अंधेरा था, धूप से बचा हुआ था, बाहर निकला धूप ही धूप, चमकीला, चमक गया। ठीक है, समझ गए। तो स्पैम जो है, जो स्पैमर कहलाता है, जनरली क्या होता है स्पैम जो है, बिना किसी इंटरेक्शन या एडवर्टाइजमेंट के नहीं आ सकता, प्रोडक्ट का प्रचार होता है। तुम देखोगे बहुत सारे वेबसाइट खोलोगे, बीच में वो नाचता दौड़ता फोटो रहेगा, नाच रहा है कूद रहा है, फला जगह प्रचार है, मन एक बार खुदा नहीं जाता है, छू के क्या है, छू लिया तो कांड हो गया। अभी तुम लोग के साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत बार मेरे साथ हुआ है। एक बार लैपटॉप चला रहे हैं, उसके स्क्रीन पे एक तो बीच में प्रचार आ रहा है, मान तुम जानते हो उस मोबाइल का कीमत है 15,000 मंथ, तो तुमको दिखा रहा है 500 मिलेगा। पता है मैंने एक बार टच करके देखें आखिर कैसे मिलता है 500। ठीक, जैसे टच किया लैपटॉप अपने आप बहुत कुछ काम करना शुरू कर दिया। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप अपने आप काम कर रहा है, ये फाइल खोल रहा है, वो फाइल खोल रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है। सबसे बढ़िया हमको दिखा, पावर प्लग खोले, बैटरी खोल कर बंद हो जाओ, कोई काम नहीं होना है, सब अपने आप काम कर रहा है। कितनों तुम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हो, कुछ रुकने वाला नहीं। खुद वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहा, वो जो उसमें डाला है स्पैम जहां से आया था, अब उसके कंट्रोल में है, तो वो वहां बैठे बैठे लैपटॉप कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारा सारा इन्फॉर्मेशन चुराएगा, सारा इवेंट डाटा भी डिलीट कर सकता है, तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हारा नहीं रहेगा, ना कोई सबूत छोड़ेगा कि तुम्हारा ही वो चीज़ था। सोच सकते हो इतना कुछ हो सकता है, इसलिए उस चीज़ से बच के रहना चाहिए। देखो पॉपअप्स आता है अपने आप, वेबसाइट कोई और खोल रहा है, कुछ हल्के कुछ और खोल रहा है, ये पॉपअप्स हुआ, उसके बाद क्रैश करता है, यानी आपके विंडो को ही क्रैश कर देगा, रोक देगा काम को, रोक देना यानी तोड़ देना, क्रैश मतलब होता है तोड़ना, तोड़ दिया तुमको। उसके बाद रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज, ढन 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 आवाज करके आने लगेगा कि आपका सिस्टम फुल हो गया। मोबाइल में बहुत बार होता है, वायरस आ रहा है, इसको क्लीन करने के लिए जैसे दबाओ तो प्ले स्टोर पे लेके चल जाएगा, फलना ऐप डाउनलोड कीजिए, आता है ना, आपके मोबाइल में बहुत वायरस हो गया, फलना ऐप डाउनलोड कीजिए, तो वो चीज़। उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ फाइल, तुम्हारा फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, अभी बताया नहीं। उसके बाद क्या होता है, इससे अनयूजुअल एक्टिविटी होने लगेगा, जैसे मैसेज आना या कोई प्रोग्राम अपने आप खुल जाना, अनयूजुअल, तुम नहीं चाह रहे हो, अपने आप हो रहा है सबका। उसके बाद अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी होता है, कुछ हो फेसबुक खोल के किसी और को मैसेज भेज दिया, व्हाट्सएप खोल के किसी अननोन नंबर पे मैसेज भेज रहा है, नंबर यहाँ का नहीं अमेरिका का, उस पर भेज दिया मैसेज, भेज दिया अगर तुमको बम से उड़ा देंगे, अब पुलिस किसको उठाएगी, जिसका मोबाइल है। अक्सर आतंकवादी संगठन इसी सब का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल किसी और का यूज वो कर लिए, भेज दिए कहीं धमकी और तुम फंस गए, तुम ही आतंकवादी, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वेज टू प्रिवेंट ए वायरस, वायरस से रोकने का तरीका, एंटीवायरस क्या आता है, एंटीवायरस। जैसे हम लोग दवाई खाते हैं, आता है ना, एंटीबायोटिक दवाई खाए, उसको रोकेगा, नहीं बढ़ने देंगे तुमको, तो एंटीवायरस का काम वही है। सुने हो कंप्यूटर में एंटीवायरस डालना चाहिए, वायरस नहीं आता है, सुने हो, तो एंटीवायरस का काम क्या है, उस चीज को रोकना। एज ए डॉक्टर वो काम करता है वहाँ, एज ए दवाई की तरह काम करेगा, उसको क्या करेगा, रोकेगा। एंटीवायरस हमारे सिस्टम को सिक्योर करता है, सेफ बनाता है, सुरक्षित करता है, ताकि हम उससे बचे रहें। देखो फोटो भी दिया है, एक घेरा लगा है, बाहर से वायरस दांत खींच के दौड़ रहा है, अभी तक तो हाथ से खा रहा था, अब दांत खींच के दौड़ रहा है, या बचा लिया इसको, समझ रहे हो, समझे। तो एंटीवायरस का काम है, नीचे नाम भी दिया हुआ है कुछ, अवस्थ है, मैकेफे है, उसके बाद क्विक हील है, नॉर्टन है, एवीजी एंटीवायरस है, उसके बाद कैस्परस्का है ना। तो ये सब एंटीवायरस है, जिसको डाउनलोड किया जाता है ट्रस्टेड वेबसाइट से, उसके ऑफिशियल वेबसाइट से, यानी कंपनी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाके वहां से उसको डाउनलोड कीजिए, फिर उसको इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद तुरंत फैलता है पूरे, वो भी एक तरह का वायरस ही होता है वो वायरस, लेकिन हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। उसको जब हम फैलाते हैं अपने सिस्टम में तो क्या करता है, तुरंत चबाना शुरू करता है वैसे वायरस को जो कि हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल है, सबको चबाता है। स्कैनिंग लिखाएगा, सबको स्कैन करेगा, उससे खोज के निकालेगा, सबको चबा जाएगा, काम खत्म, हटो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी हमारे सिस्टम में, ठीक है, गया ना। और उसके बाद तुम कहोगे हाँ मजा आया, ठीक। उसके बाद क्या होता है, क्या अपडेट करना पड़ता है एंटीवायरस को बार बार,
नई कोई वायरस मार्केट में आए तो एंटीवायरस उसका तोड़ निकालता है। कुछ नई बीमारी आती है तो उसका दवाई निकलता है, जैसे कोरोना आया है ना, उसका दवाई तुरंत निकला, वैक्सीन कुछ दिन बाद, तुरंत क्या 2 साल लग गया उसको निकालने में, तो टाइम लगता है थोड़ा सा। तो कोई वायरस मार्केट में नया आया, कोई आदमी खुराफाती नया वायरस बनाया, सिस्टम में इस तरह से चोरी नहीं होता है। इस एंटीवायरस से अगर ऐसे घूम के घुसे तो घुस जाएंगे। तुम्हारा स्कूल तो हर तरफ से खुला हुआ है, मेन गेट हुआ है, खिड़की से भी कूद के अंदर आ सकता है आदमी, लेकिन ये खिड़की में ग्रिल लगा हुआ है तो बहुत दिमाग लगा, इस ग्रिल को अगर उखाड़ दें हम, ये औजार लगेगा, इसको उखाड़ देंगे तो हम अंदर आ सकते हैं। तो वैसे ही चोर चुहार जो है उसका काम वही है, वो क्या दिमाग लगाएगा, अगर ये एंटीवायरस का ऐसे तोड़ निकाला जाए तो हम उसके सिस्टम में इन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका तोड़ वो निकालता है, और कंपनी में भी उससे भी बड़े दिमाग वाले बैठे हुए हैं। अगर तोड़ निकला तो फिर उसका जोड़ भी निकलेगा, फिर बिल्डिंग करवाएंगे, खिड़की लगेगा, जब जाम करवाएंगे, और इस बार क्या करवाएंगे, एक ग्रिल बाहर से तो एक अंदर से भी लगा देंगे। कैसे तोड़ोगे, तोड़ो तो बीच में शटर भी एक तो दिलवाएंगे, ठीक है। तो वही काम करता है एंटीवायरस का कंपनी। वो क्या करता है, फिर उस पर काम करता है। तो अपडेटेशन इसलिए जरूरी है, अपडेट करना, ठीक है, नया करना उसको। हम लोग भी अपने आप को अपडेट करते हैं, अप टू डेट रखते हैं, है ना। जिस समय कुर्ता पैजामा चलता था, धोती कुर्ता चला, लोग धोती कुर्ता, फिर पैजामा आया, पैजामा, अब आता है टी शर्ट पैंट जीन्स, जो बोलो। तो पहले फैला हुआ जीन्स आता था, अब धीरे धीरे जीन्स सटकते जा रहा है। अब ऐसा हो गया कि पैंट नहीं घुसता है ना। पेंसिल क्या कहते हो तुम लोग पता नहीं, यहाँ पे चेन लगा के रखे लड़की सब को रहता है, हुक रहेगा, उसको खोल के पहने की, प्लास्टिक पर पहन के देखे पहनते हुए भी हम, दांत खींच रही है उसको बैठ कर। आजकल खोलने में भी उतरे तितम्मा है, लेकिन पहनेगा वही, काहे अप टू डेट हम दिखेंगे ना, समझ रहे हो। तो वैसे वायरस का जो एंटीवायरस है उसको भी अप टू डेट करना पड़ता है, नया करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नए वायरस जो है उससे हमारा सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे, बचा रहे, ठीक। कोई दिक्कत है? उसके बाद आता है डाटा बैकअप। मतलब कभी ऐसा हुआ कि हमारा जो सिस्टम है उसमें बताया कि डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, है ना। अब डिलीट हो गया तो हमको, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था, लेकिन डिलीट हो गया, क्या करें। उसके लिए डाटा बैकअप का ऑप्शन होता है कि हम उसको वापस से ले सकें, वापस से उसको मेरे पास ला सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डाटा को बैकअप करते हैं। तो बैकअप करने का लिए दिया है, अलग अलग तरीका होता है। उसके बाद एक्सीडेंटली डिलीट हो गया, मतलब अनचाहे, नहीं चाहते तो, कोई बच्चा बैठा सिस्टम चलाने डिलीट कर दिया एक्सीडेंटली, या नहीं पता था कैसे डिलीट होता है, दबा के चेक कर रहा था गायब, बच्चा तो उसका यही करता है। एकाएक हम फोटो देख रहे हैं, देखते 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 हमको पता नहीं है, खाली देख रहे हैं डिब्बा दिख रहा है, दबाए ओके ओके दबा, तो खत्म हो गया। धरता धर मोबाइल बंद करेगा, रख देगा, पापा ऐसा तो मार दो, एक बार पापा का मुंह देख लिया, एक बार मोबाइल देख लिया, धीरे धीरे वहां से पता नहीं चला कहाँ गया। अब पापा है, अरे फलना को फोटो भेजा था उसने, उसका बैंक डिटेल था, खोज रहे हैं, ले हाँ ये नहीं। अब क्या होगा, बुलाए, कहाँ है अनुराग, अनुराग है वापस, डिलीट किया है, जानता है डिलीट क्या कर रहा था, हम तो क्या कर रहे थे, यही होता है। तो उसके बाद वहीं पे बैकअप का काम आता है। आजकल के फोन में भी आने लगा, तो जो तुम हाल फिलहाल में डिलीट किया, रिसेंटली डिलीट किया, तो अलग रखा रहता है तुम्हारे फोन में 30 दिन तक, 30 दिन तक रखा रहता है। उसको फिर रिस्टोर जब करोगे तो तुम्हारा बैकअप आ गया, वापस से वो फिर से आ गया तुम्हारे फोन में, कोई दिक्कत नहीं है। बेचारा अनुराग को मार भी नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। अनुराग कोई अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो और भी कोई दिक्कत है। अच्छा ठीक है। तो हम लोग बहुत तरह से, और बहुत बार क्या होता है, फाइल को हम अलग से सेव भी कर लेते हैं, किसी पेन ड्राइव में करके रख दिए। पेन ड्राइव समझता है ना? हाँ देखा है ना? कितना लोग नहीं देखा है? क्या तो आदमी ने देखा है अब देखो पेन ड्राइव, देखो देख लिया, यही है पेन ड्राइव। पता नहीं पॉकेट में क्या क्या रहता है, चम्मच भी होगा, सही होगा, पॉकेट से चम्मच निकाल देंगे, ठीक। तो अब हम उसको पेन ड्राइव में रख सकते हैं, या कोई हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है, बाहर से हार्ड डिस्क है, उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, किसी सीडी में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो वो भी बाद में कभी बैकअप करने के काम में आता है। मतलब हम कंप्यूटर में रखेंगे तब ना चोरी होगा, हम उसको निकाल के बाहर रखेंगे, चोरी ही नहीं होगा,
ठीक है, तो बैकअप करने का बहुत तरीका है और सारे आपके तरीके लिखे हुए हैं इसमें, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आजकल ऑनलाइन स्टोरेज भी आ गया जिसको क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। क्या कहते हैं? मतलब बादल में रखना। ठीक है, हम अपने घर में नहीं रखे, अपने कंप्यूटर में नहीं रखे, उसको निकाल के कहाँ रख दिए? बादल पे। कोई खोजिए नहीं पाएगा, छिपा हुआ है बादल में। बारिश होगी गिर जाएगा नीचे, वो बात अलग है। तो बारिश में हम ही करवाएंगे जब हमको जरूरत पड़ेगा तब। ठीक है, तो उसको क्लाउड स्पेस कहा जाता है, उसमें हम रख सकते हैं। गूगल ड्राइव भी आता है, गूगल के पास हम सेव कर दिए, और गूगल की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, उतनी बड़ी कंपनी है, तो इसलिए वहां हम सेव रख सकते हैं। कोई दिक्कत? सर एक बार कोई हैक किया था ना क्या गूगल को? हैक नहीं किया था, उसकी कमी को बताया था। हाँ कभी को बताया। बिहारी वही ना जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, हाँ। उसकी कमी को बताया था। वहां पे एक बग था जिसके कारण वो कुछ ऐसा प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था, वही कीड़ा जिसको कहते हैं, उसके कारण वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था, बस उसी को खोजा था। ठीक है, कोई नाम भी मिला। हाँ हाँ, तुमको भी मिलेगा, तुम भी खोजोगे तो। ठीक है, चलो तो चैप्टर 2 तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। फिर कभी मौका मिलेगा तो आएंगे तो आगे बताएंगे, देखा जाएगा। क्या अच्छा लगा? समझ में आया? चलो।